पेपर 2 पहला जो टॉपिक हम लोग करेंगे दैट इज द पीएम स्लैम अपोजिशन इन लोकसभा मॉक केजरीवाल। तो ये तो पॉलिटिकल न्यूज है। एक इसमें जो हमारे लिए यूजफुल है, मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट। तो व्हाट इज द मोशन ऑफ थैंक्स? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जब भी कोई इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होता है तो उसके बाद का जो पहला सेशन होता है उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। प्रेसिडेंट अपना पूरा प्लान बनाते हैं कि गवर्नमेंट का क्या प्लान है, तो वो कंपलसरी है। इट इज बाय द आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 ओपन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष और अभी आप अपने ओपन किया। स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, यहां पे लिखा है फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर। तो इस साल का पहला सेशन 1 फेब को था, तो वहां पे कौन करेगा एड्रेस? प्रेसिडेंट। ठीक है। और प्रेसिडेंट जो करेंगे पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर, मतलब ज्वाइंट सेशन होगा। साफ साफ यहीं पे लिखा है। तो आज का भी न्यूज अगर आप देखें, 1 सेकेंड में दिखाता हूं वो वीडियो। ये प्रेसिडेंट है, ये एड्रेस करेंगी पूरा। देखिए आवाज क्यों इतना स्लो है? तो पूरा राजवाड़ा वाला लग रहा है। अभी आगे संगोल लेके भी चल रहे होंगे। ये देखिए संगोल लेके चल रहे हैं, एकदम पहले वाला राज, इसको राज दंड कहते हैं। अभी मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया है। एकदम फीलिंग आ रही है राजवाड़ा वाला। ये सब होता है पूरा। अब देखिए बगल में ये कौन है? बगल में ये कौन दिख रहे हैं? ओम बिरला। हुई ओम बिरला? स्पीकर भी है। और बगल में धनखड़। हु इज द धनखड़? अरे वाइस प्रेसिडेंट, इतनी बार हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ही इज द चेयरमैन और ये स्पीकर, दोनों लोग हैं ज्वाइंट सीटिंग में। इससे क्लियर हो रहा है ज्वाइंट सीटिंग है। तो क्या क्लियर हुआ? आर्टिकल 87 क्या कहता है? ज्वाइंट सेशन होगा और जितनी बार इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन, उसका पहला सेशन का जो एड्रेस होगा दैट इज डन बाय द प्रेसिडेंट एंड इट विल बी ए ज्वाइंट सेशन, पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर। क्लियर हो रहा है ज्वाइंट सेशन? तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि पार्लियामेंट का जो सेशन होता है सेपरेट होता है लोकसभा का या राज्यसभा? कॉमन सेंस भी लगाए तो 2 बार एक ही आदमी क्यों जाके एड्रेस करेगा एक ही चीज को? तो एक ही बार बोल दे, यही है ना। अगर 2 क्लास है, 2 क्लास का मुझे करंट अफेयर्स लेना है तो मैं एक ही बार कर लूंगा। अगर सब्जेक्ट अलग अलग चलेगा तब तो। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि क्लास में जगह ना हो, लेकिन पार्लियामेंट इतना बड़ा है, जगह तो है वहां पे। तो दिस इज द रीजन। तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस भी लगा के ये बोल सकते हैं कि दिस विल बी डन बाय द ज्वाइंट सेशन एंड इट विल बी द फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन एज वेल एज द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर जो कमेंसमेंट होता है। ये चीजें है, बस आपको यही जानना है। बाकी एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, मोदी जी केजरीवाल को, अपोजिशन को, तो ये सब हमें नहीं देखना है। नेक्स्ट इज द यूपीए का भी यूएपीए है। यूएपीए इज ए लॉ। यूएपीए का कभी नाम सुना है? व्हाट इज द यूएपीए? बहुत न्यूज में रहता है अभी यूएपीए का यूज करके बहुत लोगों को अंदर किया था। खालिद जेएनयू का नाम सुना था? जेएनयू में बहुत से लोगों को, कोरेगांव अभी हुआ था आंदोलन, वहां पे बहुत से लोगों को यूएपीए लगाया था। यूएपीए का नाम ही है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इतना पावर है कि बिल मिलना बहुत मुश्किल होता है। यूएपीए से अगर किसी को भी किया जाता है तो उसमें प्रूफ का जो बर्डन होता है
वो जिसको आपने जेल में डाला है उस पे होता है। अगर बेल भी लेना है कि आप ये प्रूव करके एकदम फुल्ली सेटिस्फाइड कीजिए कि आदमी मतलब मैं भागूंगा नहीं, मेरे बाहर जाने से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नॉर्मली और सब केसेस जो होता है उसमें बेल लेने के लिए पुलिस को प्रूव करना पड़ता है। तो पुलिस को प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। जब दायित्व आप पे है तो आप क्रॉस करके कहीं ना कहीं प्रूव कर देंगे, नहीं मैं सेफ हूँ, मतलब मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप में खुद प्रूव करना होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे है, और यहाँ पे ये तक लिखा है कि अगर थोड़ा भी प्रोसिक्यूशन विरोध करता है तो बेल नहीं देते हैं, जज रिस्क नहीं लेते हैं। तो इसीलिए ये एक डिफिकल्ट है। अब ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी ये डिफिकल्ट है, ऑलरेडी इसका बहुत मिसयूज होता है, बहुत डिबेट चलता है कि इसको लगाना चाहिए, हटाना चाहिए, इससे आप अनलॉफुल एक्टिविटीज कम रोकते हैं, अपने अपोजिशन को ज्यादा कर्व करते हैं। अब एक और अमेंडमेंट करके इन्होंने लाया है कि गवर्नमेंट है आपको पकड़ के ले गई और पहले ही आपको डिफाइन कर दे कि ये टेररिस्ट है। आर यू गेटिंग ना, कि पहले ट्रायल होता है, प्रूव होने के बाद टेररिस्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पहले ही डिक्लेयर कर देंगे कि कौन टेररिस्ट है। तो यहाँ तो और मिसयूज हो गया ना। एक तो आपका जब रेपुटेशन का भी तो हो गया, इसीलिए बात हो रही है कि इट इज अगेंस्ट द राइट टू रेपुटेशन। कहीं ना कहीं ये वायलेट कर रहा है। और राइट टू रेपुटेशन किस में आएगा? किस में आएगा? अरे राइट टू लाइफ इतना पढ़ते हैं, जब रेपुटेशन नहीं रहेगा तो जीने का क्या फायदा। हम लोग पढ़े थे ना, राइट टू लाइफ में बहुत कुछ आता है। राइट टू डिग्निफाइड डेथ अभी पढ़ रहे थे, ये सब पढ़ रहे थे, आर्टिकल 21। तो राइट टू रेपुटेशन एक दिन ये भी पढ़ रहे थे, राइट टू प्राइवेसी पढ़ रहे थे ना, कि हमारा अगर मैं अपने किसी क्लोज मित्र से बात कर रहा हूँ और कोई सुन रहा है, गवर्नमेंट ही हो, तो कहीं ना कहीं मेरी प्राइवेसी वायलेट हो रही है। तो इस सब चीजों को लेके हमेशा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का हम उठाते हैं मुद्दा। तो यहाँ पे भी है, आर्टिकल 21 को वायलेट करता है, इसको लेके ये लोग कहीं ना कहीं इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, लॉ को ही, इस अमेंडमेंट को ही। ये इसीलिए न्यूज में है। क्लियर है? क्लियर? व्हाट इज द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ? एक दिन बताया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इंदिरा गांधी का मेनका गांधी का केस था। एक होता है कि लॉ अगर बन गया, पार्लियामेंट ने बना दिया, तो जुडिशरी का बस काम है कि लॉ बना है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, कि उस लॉ को जो प्रोसीजर है उसको गवर्नमेंट फॉलो कर रही है कि नहीं। जुडिशरी का बस इतना ही देखना है कि जो जिस मानिए आपका बाय लॉ उन्होंने कहा कि वो हैंग करके आपको डेथ दे सकते हैं, तो सिर्फ वो देखेंगे कि हैंग करके डेथ दिया है कि नहीं पर्टिकुलर क्राइम के लिए। लेकिन अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अगर प्रिंसिपल का यूज करती है जुडिशरी, तो उसमें रेशनैलिटी देखने लगती है कि लॉ अपने आप में सही है कि नहीं। कि मानिए किसी ने ये कह दिया कि मच्छर मारने पे हम फांसी की सजा दे देंगे, तो ऐसा थोड़ी कि लॉ बना दिया कि कोई मच्छर मारे फांसी का सजा दे दे। ये होगा ना, जुडिशरी देखेगा ये क्या फालतू की बात है, मच्छर काटता है, मलेरिया हो जाएगा, मैं मारूंगा, या तो गवर्नमेंट खुद हटा दे। दैट इज क्लियर ना। तो रेशनैलिटी किसमें देखी जाएगी? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लिख देता हूं, ये ड्यू प्रोसेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, यूके का कॉन्सेप्ट है। यूके के कॉन्सेप्ट में जुडिशरी को कम पावर है, पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है, जुडिशरी के पास कम पावर है। लेकिन यूएस के केस में किसके पास ज्यादा पावर है? एक बहुत ज्यादा पावर जुडिशरी रखती है, वहां पे वो लॉ की रेशनैलिटी भी चेक करेगी। इंडिया का जो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, लेकिन बाय द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, पर्टिकुलरली मेनका गांधी केस, आगे के जितने भी केस हैं, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जुडिशरी विल गो विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो हमने कॉन्सेप्ट को चेंज कर लिया है। क्लियर हो रही है क्या मुद्दा है यूएपीए का? क्या मुद्दा है? अमेंडमेंट हुआ है, प्रोविजन को हास बना रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि मिसयूज होगा, उसमें राइट टू लाइफ, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। यहाँ तक ये राइट टू लिबर्टी का भी
वायलेशन है। जेल में बिना मतलब बंद करेंगे तो लिबर्टी का भी तो हो गया, आपको फालतू का जेल में बेल नहीं मिल रहा है, अपने आप में ही लिबर्टी का वायलेशन है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलरली हम इसको क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट न्यूज इज द will resolve governor and Tamil Nadu government tussle in the spirit of the constitution, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अभी हम लोग बीच में न्यूज पढ़ रहे थे कि जो वहाँ के राज्यपाल हैं एंड वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बीच में काफी एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट आ रहे थे, ये सब हम लोग बीच में देखते थे। अभी इस मुद्दा को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम रिजॉल्व करेंगे, हमारे पास लाइए, ठीक है। तो ये किसका, एक तो टॉपिक हो गया सेंटर स्टेट रिलेशन, दूसरा हो गया कि गवर्नर का जो पोजीशन है कैसे वो इम्पैक्ट करता है और कैसे उसका यूनियन यूज एंड मिसयूज करती है, ये है। जो गवर्नर का पावर होता है वो आर्टिकल 200 के थ्रू आता है। वहां पे मेन होता है कि यहाँ पे जो टसल चल रहा है वो 3 मुद्दे पे चल रहा है। पहला जो मुद्दा है डिलेइंग इन द एसेंट, मानिए बिल पास हो रहा है दोनों हाउस से, फिर उसके बाद फाइनल एसेंट कौन देता है, गवर्नर देता है। बिल एक्ट बनाने का क्या प्रोसेस होता है, बिल पहले हम ड्राफ्ट करते हैं, फिर इसको दोनों हाउस से पास करवाते हैं और उसके बाद फाइनली हम प्रेसिडेंट एंड गवर्नर दोनों लेवल पे लेके जाते हैं और वहां पे हम उनसे साइन करवाते हैं। अब तो पहला मुद्दा है कि वो गया गवर्नर लेके बैठा है, साइन ही नहीं कर रहा है, विद होल्ड करके रखा है, रिजेक्ट कर रहा है या कह रहा है कि प्रेसिडेंट के पास भेजूंगा, ठीक है। तो ये जो पावर होता है एसेंट देने का, विद होल्ड करने का, ये आर्टिकल 200 एंड 201 के थ्रू आता है। आर्टिकल 200 एक बार ओपन कीजिए आप लोग। आर्टिकल 200 टॉक्स अबाउट द एसेंट टू बिल। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हेन ए बिल हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ स्टेट, तो अगर 2 हाउस है होगा तो दोनों हाउस से पास होगा। तो यहाँ पे कहा है कि जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहां से पास हो गया और इसको गवर्नर के पास रखा गया है, प्रेजेंटेड टू द गवर्नर एंड गवर्नर शैल डिक्लेयर दैट द एसेंट ऑफ टू द बिल। या तो एसेंट दे दे, एक कंडीशन, दूसरा लिखा है ही विद होल्ड द एसेंट, ना दे एसेंट, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है कि बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो तीनों पावर कहां से आ रहा है, आर्टिकल 200। यहाँ पे टाइम दिया है, नहीं दिया है, तो क्या करते हैं गवर्नर देख के बिल 1 साल 2 साल 3 साल तक रखे रहते हैं ताकि लैप्स कर जाए। होता है ना कि नया असेंबली हो गया, जब असेंबली अगर डिजॉल्व होता है तो पूरी बिल वो लैप्स कर जाती है। दिस इज द कंडीशन। तो कहीं ना कहीं एक तो कुछ इंपॉर्टेंट बिल है आप उसको कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ना। उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तब थोड़े पता था उन लोगों को कि आपस में लड़ेंगे, बिल हेल्ड करेंगे, उनको लगा जाएगा 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद दे देंगे एसेंट। तो कहीं ना कहीं इसका एज ए टूल यूज हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो तरीका है कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ही कैन सेंड इट टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिकंसिडरेशन, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने बहुत स्पेसिफिक आर्टिकल 201 में दिया है, 201 में यहाँ पे बोला है कि व्हेन ए बिल इज रिजर्व फॉर द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर आइदर दैट ही असेंट द बिल और दैट विद होल्ड द असेंट देयर ऑफ, ठीक है। लेकिन नीचे लिया है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द बिल इज नॉट ए मनी बिल, द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल। क्या है, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा जा सकता है। यहाँ पे डिफरेंस है, थोड़ा सा याद रखिएगा। जो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और गवर्नर के पास, 3 कंडीशन पहले ये बता दीजिए कि क्या है। पहला कि एसेंट ले ले, दूसरा है कि विदहोल्ड करे और तीसरा रिकंसिडरेशन के लिए भेजे, ठीक है। रिकंसिडरेशन के लिए खुद गवर्नर भी भेज सकते हैं और रिकंसिडरेशन फॉर द प्रेसिडेंट के लिए भी रख सकते हैं। चौथा कंडीशन ये है कि इसको प्रेसिडेंट के पास भेजें। 3 कंडीशन क्या है, पहला क्या है, पहला कंडीशन क्या है, एसेंट दे दें, दूसरा विदहोल्ड करें, तीसरा और चौथा, प्रेसिडेंट वाले चौथे पे ला देते हैं। तीसरा है कि गवर्नर खुद भेज दे। एक तो प्रेसिडेंट के लिए कंसीडरेशन के लिए रख ले कि उनको दिखाऊंगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, और दूसरा है कि खुद भेज दे रिकंसीडरेशन के लिए। होता है। यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस ये है कि जब 200 में बोल रहे हैं कि जब रिकंसीडरेशन के लिए भेजेंगे, और नीचे ये ध्यान से पढ़िएगा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द गवर्नर शैल नॉट असेंट
to but shall reserve the consideration for the president. Any bill which is opinion of the government would, if it become law, so derogate from the power of the high court. तो कंडीशन यहाँ पे दिया है कि क्या लगे कि हाई कोर्ट के पावर को कुछ डिरोगेट करने वाले हैं, कुछ उसका कम करने वाले हैं या घटाने वाले हैं. डिरोगेट मीन्स यही हुआ ना. तो ये कंडीशन होगा कि प्रेसिडेंट के पास भेजना है, लेकिन ऊपर इन्होंने लिखा है कि अगर खुद भेजा है, ध्यान से पढ़ना एक एक, मैं स्लो स्लो इसीलिए पढ़ रहा हूं. प्रोवाइडेड दैट गवर्नर में as soon as possible after presentation to him of the bill for assent, the return the bill if it is not a money bill. तो यहाँ पे मनी बिल होगा तो वो रिटर्न नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा. मनी बिल है तो उस पर एसेंट देना पड़ेगा या तो रिजेक्ट करना पड़ेगा, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं. क्लियर हो रहा है? कह रहे हैं कि एक्सेप्ट इट इज नॉट द मनी बिल together with the message requesting that the house or house will reconsider the bill. मैसेज लिख के भेजेंगे उस बिल के नीचे कि दोनों हाउस को फिर से आप देखिए कि इसमें कुछ गड़बड़ी है. या तो ये साफ साफ नीचे लिख के भेजेंगे या वहीं पे नीचे लिखेंगे कि ये वाले प्रोविजन में दिक्कत है. आगे लिखा है एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन, या तो नीचे ही लिख दें. जैसे आपके पास कोई बुक गया तो एक तो नीचे लिख दीजिए कि बुक में ही दिक्कत है, पूरा बुक दोबारा पढ़ के सही कीजिए. दूसरा है कि 2-3 पन्ने पे लिख दीजिए कि ये 3 पन्ने में हमें दिक्कत हो रहा है, बाकी बुक सही है. क्या क्लियर हो रहा है? आर्टिकल 200 के पास बाय द आर्टिकल 200 गवर्नर हैज 4 पावर. एक तो एसेंट, दूसरा विद होल्ड, तीसरा कि खुद भेज दे और चौथा है कि प्रेसिडेंट के लिए रिकंसिडरेशन के लिए रखें. अब अगर प्रेसिडेंट के अगर खुद भेज देते हैं, दो केस को अलग अलग फिर डिस्कस करते हैं. जो प्रेसिडेंट के पास रिकंसीडर के लिए भेजेंगे उसका आर्टिकल 201 में समझाया है, लेकिन 200 में ये बताते हैं कि अगर वो खुद भेजा है, गवर्नर ने खुद रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है, तो वहां पे रिकंसिडरेशन के लिए मनी बिल को नहीं भेज सकते हैं. पहला क्लियरिटी ये आ रहा है कि एक्सेप्ट द मनी बिल. अब आगे लिखा है कि वो या तो कुछ स्पेसिफाइड प्रोविजन को बताएं कि इसमें दिक्कत है, या तो पूरे बिल को ही बता दें कि इसमें दिक्कत है. ये भी क्लियर हो रहा है? आगे ये बोल रहे हैं कि विल कंसीडर डिजायरेबिलिटी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग एनी सच अमेंडमेंट एज ही मे रिकमेंड इन हिज मैसेज. ठीक है. व्हेन द बिल इज सो रिटर्न द हाउस और द हाउस शैल रिकंसीडर द बिल अकॉर्डिंगली. मतलब जैसा लिखा है उस पर फिर डिस्कशन चलेगा. एंड इफ द बिल इज पास्ड अगेन, फिर से पास कर दिया दोनों हाउस ने. आगे देखिएगा बाय द हाउसेज विद और विदाउट द अमेंडमेंट, वो मन करे तो अमेंड करेंगे या मन करे तो अमेंड नहीं करेंगे. तो यहाँ अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि जो रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है वो बाइंडिंग है कि नहीं, कि बदलना है कि नहीं, तो वो बदल भी सकता है हाउस, और हाउस बिना बदले भी दोबारा भेजेगा और कहेगा कि अब आप अपना एसेंट दीजिए. अगर वो दोबारा रिकंसीडर के बाद भेजता है हाउस तो वहां पे एसेंट देना ही है, वहां पे ऑप्शन नहीं है कि वो विद होल्ड कर सकते हैं. क्लियर हो रहा है? क्या क्या केस पढ़े हम लोग? आर्टिकल 200 पढ़ रहे हैं. ओवरऑल हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि बिल जब पास हो जाता है तो गवर्नर के पास जाता है, तो गवर्नर के पास पहली 4 ऑप्शन होता है. पहला एसेंट दे दे या रिजेक्ट कर ले तो कोई मामला ही नहीं, दे दे तो खुश, नहीं दे तो फिर लड़ाई. ठीक है, लेकिन मामला वहीं खत्म हो जाएगा. ठीक है. तीसरा मैटर ये आता है कि खुद जो गवर्नर है खुद भेज दे, कहे कि यहाँ पे दिक्कत है, या तो पूरे बिल को कहे कि रिकंसीडर कीजिए या उसका कोई स्पेसिफाइड प्रोविजन कहे. क्लियर? मनी बिल को भेज सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं. उसका रीजन हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब मनी बिल पढ़ेंगे, क्योंकि मनी बिल रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के ही थ्रू जाता है या गवर्नर के थ्रू ही जाता है, तो खुद रिकमेंड करके खुद रिकंसिडर के लिए नहीं भेज सकते हैं. ठीक है, तो वो अलग मैटर है. लेकिन ये है कि मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता, ये क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है. फिर आता है कि हाउस के पास गया तो हाउस के ऊपर जो भेजा गया है रिकंसिडरेशन के लिए कि ये चीजें वो बाइंडिंग नहीं है. हाउस को मन करे तो अमेंड करे, नहीं मन करे तो ऐसे ही भेज दे कि हाँ हम लोग यही रखना है. तो ऐसे केस में यहाँ पे लिखा है सैल. यहाँ पे अंग्रेजी का यूज है, विल एंड सैल का डिफरेंस होता है. विल का मतलब होता है कि आप दें या ना दें. सैल का मतलब होता है मस्ट, यू हैव टू गिव. ये कंपल्सन दिखाता है. तो जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में सैल लिखा हो वहां पे आपको बाइंडिंग दिखाता है कि ये देना ही पड़ेगा. क्लियर हो रही है?
लेकिन ये जो रिकंसिडरेशन का यहाँ सैल है, अब आप 201 में पढ़िए, प्रेसिडेंट को क्या लिखता है, ऊपर सेम लिखा है, ठीक है, नीचे लिखा है कि हाउस और हाउस शैल रिकंसिडर इट अकॉर्डिंगली विद ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द सच मैसेज। तो यहाँ पे डेट डिफाइन किया, उसमें डेट डिफाइन नहीं था। If it is again passed by the House with or without amendment, it shall be presented again to the President for his consideration. यहाँ पे एसेंट की बात नहीं कहा है, यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ कंसिडरेशन की बात करा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, उसके पास बाइंडिंग नहीं है। ये क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है प्रेसिडेंट वाले रिकंसिडरेशन में और गवर्नर वाले में, क्या डिफरेंस है? प्रेसिडेंट में एसेंट के आगे सैल नहीं लिखा है, यहाँ पे एसेंट है ही नहीं, यहाँ पे लिखा है कि रिकंसिडरेशन, कोई वो कंसीडर करेगा कि दे या ना दे। फिर प्रेसिडेंट को नहीं अच्छा लगेगा तो प्रेसिडेंट कितनी भी बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं इन द केस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये बिल जो आ रहा है स्टेट से आ रहा है, लेकिन यही प्रोविजन अगर आप यूनियन के केस में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट के केस में करेंगे, तो वहां पे भी प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार भेज सकता है पार्लियामेंट के पास, अगर वो दोबारा आता है तो उसको देना पड़ता है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर वाले केस में यहाँ प्रेसिडेंट के पास कोई बाइंडिंग नहीं है। समझ में आ रहा है ये चीज? आर्टिकल 200 एंड 201 की क्या है? 200 एंड 201 एसेंट बिल बनाने का प्रोसेस है, उसमें जो लास्ट स्टेज है उसमें एसेंट दिया जाता है गवर्नर का, और वहां पे क्या क्या ऑप्शन है वही यहाँ पे डिस्कस हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, फंसा सकते हैं कि रिकंसिडरेशन में उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है, प्रेसिडेंट कितनी भी बार भेजे, लेकिन गवर्नर सिर्फ एक बार भेजेगा। और रिकमेंडेशन अगर दोनों लोग भेजते हैं तो ये बाइंडिंग नहीं है। इसमें भी लिखा है प्रेसिडेंट वाले में भी कि मे भी एज पर द अमेंडमेंट ही कैन गो, द हाउसेज कैन गो और दे कैन इग्नोर, दोनों केस में है। समझ में आ रहा है? इसमें क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट किया जा सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा इस पे क्लियरिटी होनी चाहिए। दूसरा जो चीज है कि पेंडिंग सेक्शन फॉर द प्रोसिक्यूशन एंड रेमिशन ऑफ द प्रिजनर्स, ये टसल का मामला है। अभी देखिएगा कि जो राजीव गांधी केस में जो कन्विक्ट थे उनको रेमिशन के लिए बात चल रही थी, तमिलनाडु सपोर्ट में है कि रेमिशन दे देना चाहिए, यूनियन रिजेक्ट कर रहा है, तो ये भी मैटर होता है। ये रेमिशन वाला प्रोविजन कहाँ से आता है? पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास होता है, वहीं से आता है, ठीक है। तो वहां पे भी टसल ये हो जाता है कि किस केस में गवर्नर दे सकता है, किस केस में यूनियन के पास जाना पड़ेगा। इसमें भी बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन रहता है। क्लियर हो रही है? और थर्ड कंडीशन है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि वाइस चांसलर का जो सिलेक्शन को लेके भी गवर्नर और आपस में है। एक दिन हम लोग पढ़ रहे थे ना कि जो बॉडी होती है उसमें एक होता है कि अपॉइंटी ऑफ द गवर्नर, चांसलर जो होता है, दूसरा जो लेते हैं सिंडिकेट लेते हैं, और तीसरा जो लेते थे सीनेट लेते थे। सिंडिकेट एंड सीनेट हम लोग पढ़ रहे थे। सिंडिकेट कौन था? कॉलेज की गवर्निंग बॉडी जो डिसीजन मेकिंग डे टू डे वाला था, और सीनेट कौन था? अरे उस दिन डिस्कस किया था अभी हाल ही में, इसमें पूरा आर्टिकल था, प्रोफेसर थे, इनको याद है, इन्होंने जाके रिवाइज किया है। सीनेट हम लोग उस दिन क्या कह रहे थे? सीनेट क्या होता है? पार्लियामेंट की जैसे होता है। आप यूएस में जाएंगे वहां पे जैसे हम लोग लोकसभा राज्यसभा कहते हैं, वहां पे सीनेट कहते हैं। तो सीनेट क्या होता है? एक तरीके का लेजिस्लेटिव बॉडी, वहां पे जो प्रोफेशनल है एकेडमिक वो रहेंगे, और जो सिंडिकेट होते हैं वो वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होते हैं कि किसका रिक्रूटमेंट कैसे करना है। तो ये सब चीजें किस में आएगी? दैट विल बी इन द सिंडिकेट। तो यहाँ पे अभी जो चेंज किया था अमेंडमेंट, एज पर दैट अमेंडमेंट सारा पावर इसको चांसलर को दे दिया था। स्टेट इसी का विरोध कर रहे थे क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। कई बार होता है कंकरेंट लिस्ट में अगर यूनियन अगर कोई लॉ बनाती है तो वही प्रिवेल करता है, लेकिन यूनियन के लॉ के होने के बाद भी दोबारा स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और प्रेसिडेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है और प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो स्टेट का जो लॉ है वो यूनियन वाले के ऊपर प्रिवेल कर देगा। प्रिवेल का मतलब ये माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इसी बात को लेके काफी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होता है। ठीक है, हुई द अटॉर्नी जनरल। एक अटॉर्नी जनरल नॉर्मल क्या होता है? वकील होते हैं। सरकार के जो सबसे बड़े वकील होते हैं वो अटॉर्नी जनरल ही होते हैं।
अगर उनका कोई केस लड़ना है, हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम केसेस जो है अभी भी जुडिशरी में वो किसके खिलाफ जाती हैं? सरकार के खिलाफ ही जाता है। अभी पीसीएस का पेपर हुआ, लोग चले गए केस करने कि अरे आपने क्वेश्चन पेपर गलत बनाया। किसके खिलाफ केस करा? सरकार के खिलाफ। अगर वैकेंसी फुलफिल नहीं हो रहा है, किसके खिलाफ केस जाता है? सरकार के खिलाफ। अभी ये इंक्रोचमेंट का जो लफड़ा चल रहा है, इसमें मैक्सिमम केसेस कौन कौन लड़ेगा? सरकार और वो पर्सन जिनके बीच चल रहा है। तो मैक्सिमम जो जितने भी केसेज हैं सरकार का, ये तो सरकार का एक वकील चाहिए। तो सरकार का जो सबसे बड़ा वकील है दैट इज द अटॉर्नी जनरल। कौन है इस समय? आर वेंकट रमानी। क्लियर? ये हम लोग फर्दर पढ़ेंगे कि कैसे ये होता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है इनका। आई थिंक आर्टिकल 76 है, एक बार दिखा देता हूं। आर्टिकल 76 या 76 है, दैट इज द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अटॉर्नी जनरल किसको करते हैं? जिसके पास क्वालिफिकेशन हो एज द जज होने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसका अपॉइंटमेंट का जो जो एलिजिबिलिटी है वो कंडीशन फुलफिल करेगा। तो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्लियर? आगे बढ़े। ये चीज को लेकर लड़ाई है और इसी को लेके आपस में मुद्दा हो रहा है। लड़ाई इस बात को है कि क्लियरिटी नहीं है कि कितने दिन में आपको लौटाना है। मेन यही है। अगर दिन पता हो कि आपको 20 दिन 30 दिन 40 दिन में एसेंट देना है तो लड़ाई नहीं हो। गवर्नर साहब साहब लिख के बताए कि ये दिक्कत है इसलिए मैं बिल को नहीं दे रहा हूँ। तो इसमें देखिएगा इन्होंने आगे डिफाइन किया कि बहुत से बिल ऐसे हैं कि प्रेसिडेंट के पास गया है, प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट किया है, कुछ को एसेंट किया है, कुछ को विद होल्ड करके रखा है। तो ये सब चीजें हैं, यही मेन मुद्दा है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में अगर आपको लिखना है तो गवर्नर का पोजीशन किस तरीके से यूज मिसयूज हो सकता है और किस तरीके से ये कनेक्टिंग बॉडी भी कर सकता है, कई बार ये कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट भी हो सकता है। ये सब चीजें लिख लेंगे ना, ये सब चीजें एग्जाम्पल देखें, पॉइंट लिख सकते हैं ना कि क्या क्या दिक्कत है। 3 दिक्कत तो इन्होंने बता ही दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द यूएस WHO एग्जिट। तो यूएस क्या किया है? अभी एग्जिट किया है WHO से। WHO इज स्पेशलाइज्ड बॉडी दैट वर्क इनटू द एक प्लेटफॉर्म फॉर एक प्लेटफॉर्म के तरीके से वर्क करता है ताकि शेयरिंग ऑफ द क्या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी नया जैसे वैक्सीन बन रहा है तो कैसे आप गरीब कंट्रीज को सस्ते में पहुंचा सकते हैं, कैसे आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट कंट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन हो ताकि हम जितने भी प्रोग्राम चला रहे हैं जैसे कि एलिमिनेशन ऑफ द टीबी हो गया, एलिमिनेशन ऑफ द चिकनगुनिया हो गया, इन तरीकों को कैसे रिड्यूस करें और अफोर्डेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन को कैसे बढ़ा सकें। जो WHO का फंक्शनिंग है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज डन बाय द फंडिंग ऑफ द ईच ऑफ द मेंबर कंट्री। जो मेंबर कंट्री है वो फंडिंग करते हैं। 2 तरीके का फंडिंग होता है, एक होता है कि कंपलसरी और एक होता है वॉलंटरी। यहाँ पे देखिएगा एक जगह है वॉलंटरी, असिस्ट कंट्रीब्यूशन ये होता है कंपलसरी। हर एक मेंबर का मेंबर सिर्फ फी होता है, ये सबको देना ही होता है। ये इंश्योर करने के लिए होता है कम से कम जो उसमें काम करता है उनका कम से कम सैलरी दिया जा सके। ये सब चीजों के लिए हमने असिस्ट कंट्रीब्यूशन करा है। और दूसरा जो है दैट इज द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे है कि डोनर अपने आप दे सकता है जितना मन करे किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, पर्टिकुलर जैसे डिजीज को एलिमिनेट करने के लिए। जैसे यूएस बहुत फंडिंग करता है और यूएस का फंडिंग 12% है, इसीलिए उसका एग्जिट एक कॉन्सर्न है। लेकिन कॉन्सर्न के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है। यूएस फंडिंग ज्यादा करता था तो वो अपना डोमिनेंस भी दिखाता था। उसको लगता था ये मेरा दोस्त कंट्री है, मुझे पेट्रोल फ्री में देता है, कम रेट पे देता है, तो इसके लिए ज्यादा जो भी उस देश में जो बीमारी हो उसको ज्यादा टारगेट करता था, उसकी मेडिसिन पे ज्यादा खर्च करता था। तो ऐसे में क्या था कि अफ्रीकन कंट्रीज एंड जो एशियन कंट्रीज हैं वो नेग्लेक्टेड हो जाती थी। तो अगर एग्जिट कर रहा है तो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज को अब लगेगा ना कि अपना आप कंट्रीब्यूशन दिखाएं, अपना जो डोमिनेंस है वो दिखा दें। होगा ना, 12% है ना, वो 12% तो ब्रिक्स मिलके दे सकते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में जो इस समय डेवलपिंग कंट्रीज हैं, नाइजीरिया है, इथियोपिया है, ये सब करके दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ठीक है, घाटा एक सेटबैक है, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी है। जो हम कहते हैं कि ग्लोबल साउथ का प्रेजेंटेशन नहीं है, ग्लोबल साउथ का जो हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम सिर्फ रिसीविंग एंड पे है, हमारा सेइंग नहीं है डिसीजन मेकिंग में, वो कहीं ना कहीं हो सकता है। क्लियर हो रही है ये चीजें कि देखिए घाटा तो है,
यही इस एनालिसिस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एग्जिट है एक तरीके से 12% फंड था, एक लार्ज अमाउंट होता है। आप देखिए पूरा 193 कंट्री मिलके 88 रुपए दे रहे हैं और ये अकेले 12 रुपए दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एक है, तो कहीं ना कहीं इसका डोमिनेंस रहता था। उसका हेड कौन होगा ये डिसाइड लोग करते थे, लेकिन उनके हटने से क्या होगा, कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, खासकर जो ब्रिक्स हैं या जो अफ्रीका के कंट्री हैं, कहीं ना कहीं उनको भी अपॉर्चुनिटी आएगा कि अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाए और साथ साथ अपना डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेशन करें। जैसे WTO का भी यही दिक्कत है, किसका डोमिनेंस माना जाता है, यूएस का। जो वर्ल्ड बैंक है उसका भी यही दिक्कत है, IMF का यही दिक्कत है। इसीलिए तो हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज का, ब्रिक्स इसीलिए तो इवॉल्व हो रहा है। G20 का इसीलिए हम लोग ज्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो वेस्ट का डोमिनेंस है उसका कम किया जाए। जैसे G7 है, अगेन वेस्ट का डोमिनेंस है, तो हम उस शिफ्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड का जो डिसीजन मेकिंग डोमिनेंस है, उससे हम डेवलपिंग वर्ल्ड की तरफ लाना चाहते हैं। तो ये यही एनालिसिस किया गया है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से अपॉर्चुनिटी भी है। ये समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? क्या मैंने बताया, आप बता दीजिए। हम्म हम्म फंडिंग करता था तो अब तो दिक्कत है स्टार्टिंग में, लेकिन फंडिंग करता था तो अपना डोमिनेंस भी दिखाता था। अब बाहर आने से क्या होगा, कौन कौन कंट्रीज अपना अपॉर्चुनिटी है बताइए। अभी बता तो रहा था, भारत भी है, डेवलपिंग कंट्री, ब्रिक्स, अफ्रीका, तो ये सबको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है। समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, उस पर इम्पैक्ट डालेगा। अभी इमीडिएटली निगेटिवली इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर डेवलपिंग कंट्रीज अच्छे से इस प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज करते हैं, आप देखिएगा कि जो अभी इसमें मेंशन भी है कि अभी हमने देखा था कि जो ये वैक्सीन ड्यूरिंग द कोविड-19 था, उसमें बहुत ज्यादा उसमें WHO का रोल था कि किस कंट्री को कैसे, उन्होंने अच्छा भी रोल प्ले किया था, लेकिन कहीं कहीं पे इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन भी दिखाया था, और यूएस का उसमें बहुत ही मेजर रोल था। अभी हम देख रहे थे चाइना को गाली दे रहे थे कि ये जो कोविड-19 है वहां के लैब से आया है, बाद में पता चला कि उस लैब को जो फंडिंग कर रहा था यूएस कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ढिलाई कौन दिया था, यूएस ही दे रहा था। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो बाहर आ सकती हैं। इंडिया इंडोनेशिया टाइज एज ए बीकन फॉर द ग्लोबल रिलेशनशिप। अभी क्यों है ये न्यूज में इंडिया और इंडोनेशिया, आप बताइए पूजा। अरे बहुत डिस्कस किया इसको भी, श्रेया को पता चल गया, मुस्कुरा रही है। आप बता दीजिए फिर, इंडिया इंडोनेशिया क्यों इस समय न्यूज में है? बहुत सही, चीफ गेस्ट जो इस समय 26 जनवरी में थे वो वहीं के प्रेसिडेंट थे, तो इसीलिए यहाँ पे रिलेशनशिप की डिस्कस हो रहा है, क्योंकि अभी हमने मेजर शिफ्ट भी किया है और इंडिया एंड इंडोनेशिया दोनों ही बहुत मेजर रोल प्ले किए हैं ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में। आप देखिएगा जो पहले चीफ गेस्ट इंडिया के थे, जब हम आजाद होकर पहला कॉन्स्टिट्यूशन लगाया था, पहला कॉन्स्टिट्यूशन तो आजाद होने के बाद पहले लगा नहीं देंगे, 26 जनवरी 1950 को ही पहला था। तो कभी कभी ये मत कंफ्यूज होइएगा कि हमने पहला अपना 26 जनवरी आज़ादी के बाद मनाया था, 1950 में मनाया था, ठीक है। तो वहां पे जो पहले चीफ गेस्ट थे वो सुकर्णो थे। सुकर्णो और नेहरू के बीच में काफी घनिष्ठ मित्रता थी। माना जाता है कि सुकर्णो ने अपने बेटी का नाम इनसे इन्फ्लुएंस होके मेघावती रखा था, मेघावती हिंदू नाम जैसे होता है, वैसे मैक्सिमम लोग थोड़े हिंदुआइज नेम ही यूज करते हैं, लेकिन इंडोनेशिया इज द इस्लामिक कंट्री, लेकिन नाम का वहां पे देखिएगा कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर का इम्पैक्ट है। जैसे इनका नाम सुकर्णो था, इनके बेटी का नाम मेघावती था, वो भी जाके बाद में प्रेसिडेंट थी 2001 से 4 के बीच में। और इतना अच्छा रिलेशनशिप था कि इन्हीं जैसे 5 लीडर जो थे, नेहरू और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे सुकर्णो, फिर घाना के थे, फिर आप इजिप्ट के थे, फिर स्लोवानिया था शायद, स्लोवाकिया, ठीक है, वहां के मिलके ये 5 लोगों ने नाम स्टार्ट किया था। तो नाम का भी जो पहला मीटिंग हुआ था जहां से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पता है ना, एक दिन डिस्कस किया था, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? अरे मैंने बताया था ना कि कोल्ड वॉर हो रहा था, 2 पोल बन गया था, हम चाहते नहीं थे कि हम इंडिया किसी एक का पार्ट हो, तो हमने क्या स्टार्ट किया था, तो नॉन अलाइनमेंट स्टार्ट किया था। वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो पहला हमने कॉन्फ्रेंस किया था, इट वाज इनटू द इंडोनेशिया, बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 से स्टार्ट हुआ था। क्लियर हो रही है चीजें? वहां पे भी इंडोनेशिया का काफी अच्छा रोल था।
इंडोनेशिया के साथ ऑलरेडी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, इसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर लिया था, आई थिंक 2009 में इसमें दिया हुआ है, 2018 में, सॉरी 2018 में हमने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है। तो हमारा रिलेशनशिप मिलिट्री में भी है, डिफेंस इक्विपमेंट में भी है। हम इनको ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मोस की जो मिसाइल है फिलीपींस को बेच रहे हैं, वियतनाम को बेच रहे हैं, इंडोनेशिया से भी हमारा डील चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा एक तरीके से पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगा, ट्रेड जो होगा। ऑलरेडी इंडिया सरप्लस में है, आप देखिएगा वहां से 800 कुछ मिलियन है, इंडिया 1 बिलियन वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो बहुत कम देशों के साथ इंडिया सरप्लस में है। इंडोनेशिया भी एक कंट्री है जहां पे हम सरप्लस में हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखिएगा, उन्होंने किया है हमारे वहाँ 653 मिलियन और हमने किया है 1.56 बिलियन में है, दुगुना तिगुना है। इंडिया का ऐसा रिलेशन, मैक्सिमम इंडिया ट्रेड डिफिसिट में रहता है, ये हम लोग एक दिन और पढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है ना एक्सपोर्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम कहीं ना, और एक चीज़ और है, इनके पास क्रिटिकल मिनरल है जो हम यूज कर सकते हैं। कुछ क्रिटिकल मिनरल को यूएस ने निकल, कॉपर, टीन एंड बॉक्साइट, ये सब जो है इंडोनेशिया एक्सपोर्ट करता था और कहीं ना कहीं यूएस इसको थ्रेट कर रहा है, जैसे उन्होंने मैक्सिको पे लगाया, कनाडा पे लगाया, तो इसी तरीके से इन पे भी ये लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को फायदा होगा ना, जैसे अभी रसा को उन्होंने सैंक्शन किया तो हम सस्ता तेल खरीद रहे थे, इनसे हम सस्ता मेटल खरीद सकते हैं। क्लियर हो रही है? और ये सब मेटल का यूज है, कहाँ पे यूज है? क्रिटिकल मिनरल्स का कहाँ पे यूज है? कहाँ यूज है बताइए, कौन से टेक्नोलॉजी में? बैटरी में, जो मॉडर्न अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं उसकी में हो सकता है। और कहाँ पे? मिसाइल टेक्नोलॉजी, जितनी भी अभी एआई ये सब हम कंप्यूटर बना रहे हैं उसके चिप में भी यूज करेंगे, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी बेनिफिशियल होगा। तो इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में आप हिस्टोरिकल रिलेशन क्या है, किस तरीके से हमने ट्रेड में करा है, अभी रिसेंटली भी हम डिफेंस में भी प्रमोट कर रहे हैं, और साथ साथ इंडो पैसिफिक में इंडोनेशिया का भी बहुत ही प्रेजेंस जरूरी है, और कभी भी चाइना को काउंटर करना है तो इंडोनेशिया कैन प्ले ए वेरी वाइटल रोल। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। लर्निंग स्टेप्स, इंडिया मस्ट फर्दर स्ट्रेंथन इट्स इन्वेस्टमेंट इन स्कूल एजुकेशन। तो ये हमेशा ऐसा का रिपोर्ट आता रहता है इस तरीके का कि इंडिया का लर्निंग जो है, न्यूमरेसी और जो लिटरेसी है, जो पढ़ने की और जो सॉल्व करने का क्वालिटी है, वो बड़ा ही बेकार रहता है। लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यहाँ पे दिया है। जनरली इसमें ये देखा जाता है एसर रिपोर्ट के थ्रू कि ये लोग जाते हैं और क्लास 4 के बच्चों को क्लास 2 का हिंदी का बुक दे देंगे, कहेंगे पढ़ो, या क्लास 4 के बच्चे को वो क्लास फर्स्ट या सेकंड में जो मैथमेटिक्स नॉर्मल जोड़ घटाना ये सिखाया जाता है ना, ये कराते नहीं आता है। तो ये लोग रिपोर्ट देते रहते हैं और इनका अभी भी मानना है कि ये काफ़ी बेकार है। और अभी हम लोग इसका यूज एआई का यूज करके कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसको इम्प्रूव करने के लिए निपुण स्कीम भी चलाई है, निपुण भारत। इसके थ्रू हम काम करें कि जो स्कूल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होती है, जैसे कि वहाँ पे बोर्ड होने चाहिए प्रॉपर तरीके से, फॉर द जैसे कंप्यूटर्स आजकल यूज हो रहा है उसका होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि एआई का भी यूज कर सकते हैं, एआई कुड बी द वेरी यूजफुल, ठीक है। तो ये सब का हम कहीं ना कहीं यूज करके जो हमारा इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 के दौरान, हमने देखा कि कोविड-19 पैंडेमिक ने निगेटिवली इम्पैक्ट किया है दिस लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का जो स्किल है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए। ऑनलाइन जो खासकर ये रिपोर्ट इन लोगों के कारण होती है, जैसे कि जो गवर्नमेंट स्कूल गाँव में है, वहाँ के बच्चों के पास और मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, तो इसलिए उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा ही था। तो इन्होंने यही कहा है कि जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने 5+3+3+4 का फार्मूला दिया था उसको इम्प्लीमेंट करें। इसमें व्हाट इज दिस 5+3+3+4? पहले हम लोग 10+2 का ये सब यूज करते थे। अब भी हम कह रहे हैं कि 5 साल तक हम क्लास 2 तक लेके जाएंगे। क्लास 2 तक जाने में 5 साल देंगे। पहले डायरेक्ट स्टूडेंट शिशु फिर प्रथम में चला जाता था, 3 साल में चला गया। अभी हम कह रहे हैं कि 5 साल, पहले प्ले स्कूल में भी कुछ सिखाएंगे उखाएंगे और उसके बाद उसका एडमिशन करा के क्लास 2 में जाने में उसको 5 साल हम लगाएंगे, ठीक है। क्लास 2 से फिर 5 3 साल, उस पर अलग तरीके का हम इवेल्युएशन प्रोसेस, असेसमेंट प्रोसेस रखेंगे। उसके बाद
5 से 8, 6, 7, 8 और उसके बाद 9, 10, 11, 12। ये सिस्टम हम लोग अलग अलग बांट दिया है, ठीक है। सेस एंड सरचार्ज कंटिन्यू टू श्रिंक स्टेट्स टैक्स सेयो। नेक्स्ट न्यूज है, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, सेस एंड सरचार्ज कंटिन्यू टू श्रिंक द स्टेट टैक्स सेयर। तो यहां पे स्टेट टैक्स सेयर का क्या मतलब हुआ? यहां पे शेयर का बात होता है। एक दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा था, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन का क्या काम था? 280 था। अरे ये हम लोग पढ़ रहे थे ना, इसके थ्रू की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होता है, शेयर यही है ना। शेयर का मतलब होता है टैक्सेशन होता है, टैक्स कलेक्शन। जीएसटी जो करेगा, मानिए यूनियन करा, यूनियन ने पूरा जीएसटी कलेक्ट किया, उसके बाद कुछ शेयर किसको देगा? स्टेट को देगा। उनको भी तो अपने स्कूल चलाने, हेल्थ पे ये हॉस्पिटल बनाने हैं, रोड उनको भी बनवाने होते हैं, उनके भी 50 प्रोग्राम होते हैं, तो वो कैसे रन करेंगे? शेयरिंग होगी तभी तो। मैक्सिमम टैक्सेशन का तो पावर आपने ले लिया है, तो जो टैक्स आप कलेक्ट करेंगे, शेयर करेंगे, उसके लिए फाइनेंस कमीशन बनाया गया है। ये क्लियर हो रहा है टैक्स शेयर का क्या लड़ाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि श्रिंक, व्हाट इज मीन बाय द श्रिंक? घट रहा है। शेयर किसका घट रहा है? स्टेट का घट रहा है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन की बात आ गई, और सेंटर स्टेट रिलेशन में कहाँ की बात हो रही है? फाइनेंस की बात हो रही है, टैक्स की बात हो रही है, पैसा कम दे रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है किसके कारण? सेस एंड सरचार्ज कंटिन्यू टू। रीजन क्या है? सेस एंड सरचार्ज। व्हाट इज द सेस एंड व्हाट इज द सरचार्ज? हाँ, वेरी गुड, टैक्स ऑन द टैक्स। एंड सरचार्ज? वो भी टैक्स ऑन द टैक्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस? ये तो काफी अच्छा बताया, टैक्स ऑन द टैक्स दोनों है। व्हाट इज द डिफरेंस? ये तो कभी पेट्रोल लेते हुए बिल देखते हैं आप लोग? पेट्रोल जब आप लेती होंगी स्कूटी में, पेट्रोल तो डलाती होंगी ना, कभी बिल ध्यान से देखा है? कभी कभी सरचार्ज दिखाता है, ये स्वच्छ भारत मिशन का। सेस एंड सरचार्ज बोथ आर द टैक्स ऑन द टैक्स। जैसे आपने 100 रुपए पे 10 रुपए टैक्स दिया, तो ये तो टैक्स हो गया। फिर इन्होंने कहा कि उस जो 10% दिया, उस पे हम 10% का सेस लगाएंगे। तो 100 का अगर आपने पेट्रोल लिया, तो 10 रुपए टैक्स ले लिया। अब उस 10 रुपए पे 10% सेस लगाएंगे, तो वो 1 रुपए आपको अलग से देना पड़ेगा। वो 10 रुपए पे देना पड़ेगा टैक्स ऑन द टैक्स। जो टैक्स आपने पे किया उस पे टैक्स होगा, ठीक है। तो सेस एंड सरचार्ज दोनों सेम ही है, लेकिन एक डिफरेंस है। सेस बहुत स्पेसिफिक होता है कि उसके लिए वो बताएंगे लिख के कि ये स्वच्छ भारत मिशन के लिए है, ये हम एजुकेशन प्रमोट करने के लिए दे रहे हैं, ये हम किसी स्कीम का नाम लिख लेंगे। जैसे आप आरोग्य भारत, जो आयुष्मान भारत स्कीम चला रहे हैं, बोल देंगे इसके लिए मैं 5% सेस लूंगा, ठीक है। तो सेस जो है वो स्पेसिफिक होता है, उसी चीज के लिए लिया जाएगा। एक डिफरेंस हो गया। सरचार्ज स्पेसिफिक नहीं होता, वो पहले सरचार्ज ले लेंगे और उनको मन करेगा तो किसी पे भी करेंगे। मोदी जी को वो फंडिंग कर देंगे कि आप जाके घूम के आइए। वो फंडिंग कर सकते हैं कि गवर्नमेंट अपना, यूनियन गवर्नमेंट कोई अपना अलग से प्रोग्राम चला ले, या कहीं डिजास्टर आया उसको दे दे, लेकिन वहां पे लिखा नहीं रहेगा, वहां पे कंपल्सन नहीं होता है कि आपको इसी के लिए चलाना है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि सेस इज स्पेसिफिक, सरचार्ज इज नॉट स्पेसिफिक, वो मेंशन नहीं होता। आप लोग का बिल लिया कीजिए तो ध्यान से देखिएगा, कभी कभी लिखा होता है। इसमें भी कई एग्जांपल दिया है सेस एंड सरचार्ज का। एजुकेशन सेस, स्वच्छ भारत सेस, हेल्थ एजुकेशन सेस, ये सब आपको दिखेगा, ठीक है। कृषि कल्याण सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस एंड रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, इस तरीके का सेस गवर्नमेंट लेती रहती है, ठीक है। सरचार्ज भी लेती है, लेकिन सरचार्ज में नाम नहीं होगा, वो केवल सरचार्ज लिखेंगे कि इनकम टैक्स सरचार्ज, कॉर्पोरेट टैक्स सरचार्ज, सरचार्ज ऑन द सुपर रिच, सरचार्ज ऑन द डिविडेंड इनकम। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं लिया है कि हम स्वच्छ भारत के का जो चला रहे हैं उसके लिए है, या हम हेल्थ या एजुकेशन के लिए हम स्कूल बनाएंगे। अगर सेस लिया है 5 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए या 200 करोड़ रुपए, और उस पर लिखा है कि स्वच्छ भारत मिशन में के लिए है, तो वो केवल स्वच्छ भारत मिशन में ही यूज होगा। क्लियर हो रही है ये चीजें? तो पहला डिफरेंस समझ में आ गया। सेस इज स्पेसिफिक एंड सरचार्ज इज वेरी जनरल, नॉट स्पेसिफिक।
दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो सेस होता है वो डायरेक्ट टैक्स पे भी लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स पे भी लगता है। सरचार्ज केवल डायरेक्ट टैक्स पे लगता है। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा डिफरेंस ये है कि सेस जो होता है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। अरे हमेशा स्वच्छ भारत मिशन थोड़ी लगाएंगे, जब खत्म तो खत्म। लेकिन सरचार्ज वो कंटिन्यूटी में लगा सकते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, देयर इज नो टाइम लिमिट, बट द दिस सेस हैज द टाइम लिमिट। क्लियरिटी आ रही है? इतना चीज समझ में आया कि अभी नई कंफ्यूजन है? क्लियर हो रहा है? हाँ, अब यहाँ पे ये आर्टिकल में ये बता रहे हैं कि जो सेस एंड सरचार्ज के कारण जो है वो क्या हो रहा है, उसके कारण जो स्टेट टैक्स शेयर है वो श्रिंक कर रहा है। इसलिए श्रिंक कर रहा है, जो सेस एंड सरचार्ज होता है, जो डिविजिबल पुल होता है, जैसे पैसा लोग इकट्ठा, यूनियन ने टैक्स लिया 1000 करोड़, तो क्या करता है, जो शेयरिंग होता है वो नेट प्रोसीडिंग का होता है। नेट जो प्रोसीडिंग ऑफ द टैक्स होता है उसका होता है, ग्रॉस पे नहीं होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस एंड द नेट। ग्रॉस का मतलब जितना आपने इकट्ठा किया। जैसे हुआ ना कि मानिए इस रूम में है और यहाँ पे मैं सबसे किसी अपने सपोर्ट स्टाफ से कहूँ कि आप सबसे 100 रुपए इकट्ठा कर लीजिए, महीने में आप इकट्ठा कीजिएगा डेली 100 रुपए, ठीक है। और उस सपोर्ट स्टाफ को इकट्ठा करने के लिए मैं 2000 रुपए दूं, ठीक है। मानिए उन्होंने इकट्ठा किया 10,000, तो जो 10,000 टोटल इकट्ठा हुआ है दैट विल बी ग्रॉस। टोटल को ग्रॉस कहते हैं। लेकिन उनको मैं 3,000 दे रहा हूं इकट्ठा करने के लिए, तो वो मैं अगर नेट प्रोसीडिंग निकालूंगा तो जितना मैंने आपसे इकट्ठा किया उसमें से वो वाला सपोर्ट स्टाफ को जो दिया वो निकाल दूंगा, तो वो नेट होगा। नेट का समझ में आ रहा है? जो शेयरिंग है जो मेरे पास आ रहा है, तो जो शेयरिंग होता है वो होता है नेट होता है, नॉट द ग्रॉस। और नेट निकालने के लिए ग्रॉस में से दो चीज घटाया जाता है। पहला होता है कि ये जो इकट्ठा करने का है वो, और दूसरा है वो सेस एंड सरचार्ज। ये घटा के यूनियन गवर्नमेंट बहुत होशियार है, वो कहते अब नेट आया। समझ में आ रहा है? अब यूनियन गवर्नमेंट को अपना पैसा बढ़ाना है, स्टेट को नहीं देना है। मैक्सिमम मोदी जी चाहते हैं कि यूनियन के पास रहे और जितनी भी स्कीम हो वो प्राइम मिनिस्टर के नाम से हो। प्राइम मिनिस्टर किसान समृद्धि योजना, फलाना योजना, ये योजना। एक कमेटी बैठी थी, उन्होंने कहा कि सारे स्कीम का नाम हटा के, अगर कुछ इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी या राजीव गांधी, सबको हटा करके सब पे पीएम लिख दो। छोटा छोटा इधर उधर करने से अच्छा है ना कि एक ही बात सबका कॉमन हो जाए कि पीएम ही रहना चाहिए। तो ये सब करना है तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी? यूनियन गवर्नमेंट चाहेगी कि जितना ज्यादा हो सके उतना पैसा इनके पास है और नेट कम हो जाए। नेट कम हो जाएगा तभी तो शेयरिंग कम होगा। उसको बढ़ाना है तो एक तो जो इकट्ठा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो बढ़ा दे, तो वो तो कॉमन रहेगा, उससे तो कोई फायदा नहीं है, वो तो क्लियर कट दिखेगा सीएजी रिपोर्ट में। तो हम किसको बढ़ाएं? हम सेस बढ़ा दें, सरचार्ज बढ़ा दें, अपना 50 स्कीम निकाल के उस पर लगा दें सेस पे सेस। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का देखा जा रहा है कि सेस और सरचार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ा रही है, और यहाँ पे 100 रुपए अगर यूनियन गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है उसमें 10 से 11 रुपए वो है सेस एंड सरचार्ज है, आराम से बिना दिए ही। आप ये कह दीजिए स्टेट को खुश करने के लिए, ठीक है अभी तक मैं आपको 100 में से 40 रुपए देता था, अब आपको 45 रुपए दूंगा, खुश स्टेट। और चुपके से आपने क्या किया, जो सेस लगाते थे, जो 10 रुपए था उसको बढ़ा के 18 रुपए कर दिया। किसके पास ज्यादा है? स्टेट भी खुश, यूनियन भी खुश। लेकिन स्टेट वाले लोग जान जाते हैं, जो अपोजिशन है केरला और वाले जान जाते हैं, वो कहते हैं ये सेस बढ़ा रहे हैं लोग हमारा। जैसे अभी देखिएगा बढ़ा है, पहले 32% था, 32% से जो पिछला फाइनेंस कमीशन था 14 और 15, एक बार कंफर्म कीजिएगा, उन्होंने 32 से 42 किया था। लेकिन 32 से 42 के बाद भी जो नेट स्टेट के पास शेयरिंग जा रही है वो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। जो अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार 32 से बढ़ के इनके पास 36-37 हुआ है। 42 सिर्फ पेपर पे है दिखाने के लिए, क्योंकि सेस और सरचार्ज को इन्होंने 5-6% बढ़ा दिया है। ये अभी का जो रिपोर्ट है यही इन्होंने पूरा एनालिसिस किया है कि कैसे इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ द कलेक्शन है वो 1 से 2% है, और सेस एंड सरचार्ज है वो 11-12% के आसपास है। हमारी स्टेट विरोध कर रहे हैं। ये यहाँ नीचे सब एनालिसिस है कि 2025-26 का क्या है, 2000
पहले के इन्होंने कंटिन्यूसली एनालिसिस किया। यहाँ पे इन्होंने यही समझाया कि 32 से 42 करा था, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं था जितना इन्होंने दिखाया था। कौन सा रिपोर्ट? फाइनेंस कमीशन आई थिंक 14 किया था, अच्छा 15 ने किया था। ओके, क्लियर?